जय हिंद प्यारे साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं? आज की हम इस आर्टिकल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इनके बारे में जीवनी, किस तरह से इन्होंने अपने जीवन को आगे प्रेरणा की ओर ले गया और किस तरह अपने आप को संभालते हुए आगे की ओर बढ़े। तो साथियों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जीवनी आपको हमसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले की बात यह है कि आप लोग जीवनी को पूरा देखते नहीं हो, जीवन में फॉलो नहीं करते हो। ऐसी मोटिवेशन जीवनी जो हम आपको बार बार बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था और जो है इनका मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी में हुआ था, जो है इनके जन्म मरण है। आगे हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी जो है इनका जन्म 14 नवंबर 1889, मृत्यु 27 मई 1964। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 में बने थे और जवाहरलाल नेहरू ने संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के खिलाफ विख्यात हुए। 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से वह एक थे। जन्म नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे, जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं तथा विद्वता के लिए विख्यात थे और जो 18वीं शताब्दी के आरंभ में इलाहाबाद आ गए थे। इनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। वे पंडित मोतीलाल नेहरू के और श्रीमती स्वरूप रानी के एकमात्र पुत्र थे। अपने सभी भाई बहनों में, जिनमें 2 बहनें थीं, जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। शिक्षा की बात करें, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 14 वर्ष की आयु में नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेजी अध्यापिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। उनमें से सिर्फ एक फर्डिनेंड वुक्स का, जो आधे आयरिश और बाधे बेल्जियम आत्मज्ञानी थे, उन पर कुछ प्रभाव मूलभूत पड़ा। जवाहरलाल के एक समादृत भारतीय शिक्षक भी थे, जो उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। 15 वर्ष की आयु में 1905 में नेहरू एक अग्रणी अंग्रेजी विद्यालय इंग्लैंड के हेरो स्कूल में भेजे गए। हेरो में दाखिला हुई और जहां वे 2 वर्ष तक रहे। नेहरू का शिक्षा काल किसी तरह से असाधारण नहीं था और हेरो से वह कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए और उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन करते प्रकृति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके विषय में रसायन शास्त्र, भूगर्भ विधा और वनस्पति शास्त्र थे। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष बिताकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और उनके अपने ही शब्दों में परीक्षा उत्तीर्ण करने में उन्हें वह न अपकीर्ति मिली। और परिवार, इनकी परिवार की देखिए, भारत लौटने के बाद 4 वर्ष बाद मार्च 1916 में नेहरू का विवाह कमला कोल के साथ हुआ, जो दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। उनकी अकेली संतान इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म 1917 में हुआ। बाद में वह विवाहोपरांत नाम इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री बनी तथा एक पुत्र हुआ, जिसकी शीघ्र मृत्यु हो गई थी। बैरिस्टर के रूप में 1912 में वे बैरिस्टर बने और उसी वर्ष भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत की प्रारंभ की। वकालत में उनकी विशेष रुचि न थी और शीघ्र ही वे भारतीय राजनीति में भाग लेने लगे। 1912 की बात है, उन्होंने बाकी पूर्व बिहार में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और
राजनीतिक में भारत लौटने के बाद नेहरू ने पहले वकील के रूप में स्थापित होने का प्रयास किया, लेकिन अपने पिता के विपरीत उनकी इस पेशे में कोई खास रुचि न थी और उन्हें वकालत और वकीलों का साथ दोनों ही जो उनकी पसंद न थे नापसंद थे। उस समय की बात है, अपनी पीढ़ी के कई अन्य लोगों की भांति भीतर से एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जो अपने देश की आज़ादी के लिए बेताब हो, लेकिन अपने अधिकांश समकालीन की तरह उसे हासिल करने की ठोस योजना न बना पाया हो। गांधी जी ने मुलाकात 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी के संपर्क में आए और गांधी उनमें से 20 साल बड़े थे। दोनों में से किसी ने भी आरंभ में एक दूसरे को बहुत प्रभावित नहीं किया। बहरहाल 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष चुने जाने तक नेहरू भारतीय राजनीतिक में अग्रणी भूमिका नहीं पा रहे थे, क्योंकि इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की है और इसमें पहले मुख्य लक्ष्य औपनिवेशिक स्थिति की मांग था। नेहरू जी के शब्दों में, गांधी जी के अनुयायी के रूप में नेहरू की आत्मकथा से भारतीय राजनीतिक में उनकी गहरी रुचि का पता चलता है। उन्हीं दिनों अपने पिता को लिखे गए पत्रों से भारत की स्वतंत्रता में उन दोनों की समान रुचि दिखाई देती है, लेकिन इस बात की दावा नहीं कर सकते हैं। गांधी मुलाकात होने तक पिता और पुत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निश्चित योजनाओं का विकास नहीं हुआ था, लेकिन गांधी ने उन्हें राजनीतिक में अपना अनुयायी बना लिया। गांधी द्वारा कर्म पर बल दिए जाने के गुण से वह दोनों प्रभावित हुए। महात्मा गांधी का तर्क था कि गलती की सिर्फ निंदा ही नहीं बल्कि प्रतिरोध भी किया जाना चाहिए। इससे पहले नेहरू और उनके पिता समकालीन भारतीय राजनीतिज्ञों का तिरस्कार करते थे। उनका राष्ट्रवाद कुछ अपवादों को छोड़कर लंबे भीषणों और प्रस्तावों तक सीमित था। गांधी द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बिना भय या घृणा के लड़ने पर जोर से भी जवाहरलाल बहुत प्रभावित हुए और जेल यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के साथ नेहरू का जुड़ाव 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद आरंभ हुआ। इस काल में राष्ट्रवादी गतिविधियों की लहर जोरों पर थी और अप्रैल 1919 को अमृतसर के नरसंहार के रूप में सरकारी दमन खुलकर सामने आया। स्थानीय ब्रिटिश सेना कमांडर ने अपनी टुकड़ियों को निहत्थे भारतीयों की सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया और जिसमें 379 लोग मर गए, कम से कम 1200 घायल हुए। लेकिन नेहरू जी के शब्दों में भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों प्रीतों की सेवा है। इसका अर्थ दृढ़ता और अज्ञान अक्सर विषमता का अंत करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आँख के प्रत्येक आंसू को पोंछ दिया जाए, जो कि ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है। लेकिन जब तक आंसू है और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। 1921 के आखिर में जब कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ प्रांतों में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तो पहली बार नेहरू जेल गए। अगले वर्ष 24 वर्ष में उन्हें 8 बार बंदी बनाया गया, जिनमें से अंतिम और लंबे समय का बंदी काल, जो कि 3 वर्ष का कारावास, जून 1945 में समाप्त हो गया। नेहरू ने कुल मिलाकर 9 वर्ष से ज़्यादा समय जेलों में बिताए थे। अपने स्वभाव के अनुरूप ही उन्होंने अपनी जेल यात्राओं के असामान्य राजनीतिक गतिविधियों एवं जीवन अंतरालों के रूप में वर्णित किया। चाचा नेहरू देश भर में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे, यही कारण था कि उन्हें प्यार से चाचा बुलाया जाता था। एक बार चाचा नेहरू से मिलने का सजन आए। बातचीत के दौरान उन्होंने नेहरू जी से पूछा, पंडित जी, आप 70 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमेशा बच्चों की तरह
तरोताज़ा दिखते हैं, जबकि आपसे छोटा होते हुए भी मैं बूढ़ा दिखता हूँ। नेहरू जी ने मुस्कुराए हुए और जवाब दिए, जिसके 3 कारण हैं। मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ खेलने की कोशिश करता हूँ। इससे मैं अपने आप को उनको जैसा ही महसूस कराता हूँ। मैं प्रकृति से प्रेमी हूँ और पेड़ पौधे, पक्षी, पहाड़, नदी, झरनों, चांद, सितारों को से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके साथ जीता हूँ, जिससे यह मुझे तरोताज़ा रखते हैं। अधिकांश लोग सदैव छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, उसके बारे में सोचकर दिमाग खराब होते रहता है, और मेरा नज़रिया अलग है। मुझ पर छोटी बातों का कोई असर नहीं होता। यह कहकर नेहरू जी ने बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़े। नेहरू जी हमारी पीढ़ी के एक महानतम व्यक्ति थे। वह एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी मानव मुक्ति के प्रति सेवाएं चिरस्मरणीय रहेगी। स्वाधीनता संग्राम की योद्धा के रूप में वह यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उनका अंशदान अभूतपूर्व था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहला चुनाव प्रसार। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का चुनाव प्रसार भी यादगार है। एक कमेंटर के मुताबिक कांग्रेस का चुनाव प्रचार केवल नेहरू पर केंद्रित था। चुनाव नेहरू ने सड़क, रेल, पानी, हवाई जहाज सभी का सहारा लिया। उन्होंने 25,000 मील की दूरी तय की। 18,000 मील हवाई जहाज से, 5200 मील कार से और 1600 मील ट्रेन से और 90 मील नाव से। चुनाव आयोग के राहत की बात ये थी, निरक्षरता के बावजूद पूरे देश में 60% वोटिंग हुई, जबकि पहले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 364 सीटें मिली थी। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के लिए साइमन कमीशन के विरुद्ध लखनऊ में प्रदर्शन उन्होंने भाग लिया और एक अहिंसात्मक सत्याग्रही होने पर भी उन्हें पुलिस की लाठियों की गहरी मार पड़ी। 1928 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री बने। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू देश के बुद्धिजीवी और युवाओं के नेता के रूप में उभरे, जो कि नेहरू जी ने कहा था कि मेरे विचार में हम भारतवासियों के लिए एक विदेशी भाषा को अपनी भाषा के रूप में स्वीकारना सरासर अशोभनीय होगा। मैं आपको यह कह सकता हूँ कि बहुत बार जब हम लोग विदेशों में जाते हैं और हमें अपने ही देशवासियों से अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है तो मुझे कितना बुरा लगता है। लोगों को बहुत ताज्जुब होता है और वे हमसे पूछते हैं कि हमारी कोई भाषा नहीं है, हम विदेशी भाषाओं में क्यों बोलना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कारावास। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद जब वाइसराय लॉर्ड लिंगथिंगो ने स्वायत्तशासी प्रांतीय मंत्रिमंडलों से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया, जो इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने अपने प्रांतीय मंत्रिमंडल वापस ले लिए। कांग्रेस की इस कार्रवाई से राजनीति का अखाड़ा जिन्ना और मुस्लिम लीग के साफ हो गया। भारत छोड़ो का प्रस्ताव हमारा ये है। देखिए, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कैसे रखा था और इसके पास और जो है इस महापुरुष जीवनी में किस तरह से हमारे नेहरू जी कांग्रेस पार्टी में अब नेतृत्व गांधी के हाथों में था, जिन्होंने अंग्रेजी को जो है भारत छोड़ने का आह्वान किया। नेहरू हालांकि युद्ध प्रयत्नों पर प्रश्न उठाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन गांधी का साथ देने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया गया और गांधी जी, नेहरू समेत समूची कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
अपने 9वें और अंतिम कारावास से नेहरू 15 जून 1945 को रिहा हुए। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 2 वर्ष के भीतर भारत को स्वतंत्र और विभाजित होना था। वाइसरॉय लॉर्ड बेवेल द्वारा कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को साथ लाने की अंतिम कोशिश भी नाकाम रही। इसी बीच लंदन में युद्ध के दौरान सत्तारूढ़ चर्चित प्रशासन का स्थान लेबर पार्टी की सरकार ने ले लिया था। उसने अपने पहले कार्य के रूप में भारत में एक कैबिनेट मिशन जो भेजा और बाद में लॉर्ड बेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त कर दिया गया। अब प्रश्न भारत की स्वतंत्रता नहीं बल्कि यह था कि इसमें एक ही राज्य होगा या एक से अधिक होंगे। जहां गांधी ने विभाजन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया, वहीं नेहरू ने अनिश्चित लेकिन यथार्थवादिता से मौन सहमति दी। भारत की स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाशित होने वाले उत्तराखंड के प्रमुख युगवाणी में नेहरू जी द्वारा 9 अगस्त 1947 को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिए गए भाषण का अंश प्रकाशित करते हुए लिखा गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन नेहरू के समय में और अहम फैसला भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का था। इसके लिए राज्य पुनर्गठन कानूनी 1956 पास किया गया। आज़ादी के बाद भारत में राज्यों की सीमाओं में हुआ यह सबसे बड़ा बदलाव था। इसके तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई। इसी कानून के तरह केरल और बॉम्बे की राज्य का दर्जा मिला। संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसके अंतर्गत तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार मिला। प्रधानमंत्री के रूप में उपाधि 1929 में जब लाहौर अधिवेशन में गांधी ने नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए चुना था, तब से 35 वर्ष तक 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु तक 1962 में चीन से हारने के बावजूद नेहरू अपने देशवासियों के आदर्श बने रहे। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण भिन्न था। गांधी के विचारों ने उनके जीवनकाल में भारतीय राजनीति को भ्रामक रूप से एक धार्मिक रूप दे दिया जो है स्वरूप प्रदान किया था और गांधी धार्मिक रूढ़िवादी प्रतीत होते थे, किंतु वस्तुतः वह सामाजिक उदारवादी थे जो हिंदू धर्मनिरपेक्ष बनाने की चेष्टा कर रहे थे। गांधी और नेहरू के बीच असली विरोध धर्म के प्रति उनके रवैया के कारण नहीं बल्कि सभ्यता के प्रति रवैया के कारण था। जहां नेहरू लगातार आधुनिक संदर्भ में बात करते थे, वहीं गांधी प्राचीन भारत के गौरव पर बल देते थे। देश के इतिहास में एक ऐसा मौका भी आया था जब महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के लिए सरदार वल्लभ पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक का चयन करना था। लौह पुरुष सख्त बागी तेवर के सामने नेहरू का विनम्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारी पड़ा। वह न सिर्फ इस पद पर चुने गए बल्कि उन्हें सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव हासिल भी हुआ। गुट निरपेक्ष के आंदोलन के दौरान गुट निरपेक्ष जो आंदोलन का दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू का सितारा अक्टूबर 1956 तक बुलंदी पर था। 1956 में सोवियत संघ के खिलाफ हंगरी के विद्रोह के दौरान भारत के रवैये के कारण उनके गुट निरपेक्ष नीति की जमकर आलोचना हुई। संयुक्त भारत में भारत अकेला ऐसा गुट निरपेक्ष देश बना था जिसमें हंगरी और आक्रमण के इसके बाद में नेहरू को गुट निरपेक्ष आंदोलन का आन विश्वसनीयता साबित करने में काफ़ी मुश्किल हुई। स्वतंत्रता के आरंभ में वर्षों में उपनिवेशवादों का विरोध उनकी विदेश नीति का मूल आधार था, लेकिन 1961 के दौरान गुट निरपेक्ष देशों के बेलग्रेड सम्मेलन तक नेहरू ने प्रति उपनिवेशवाद की जगह गुट निरपेक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देना शुरू कर दिया गया था। 1962 में लंबे समय से चलते आ रहे सीमा विवाद के फलस्वरूप चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी घाट पर हमले की चेतावनी दी। नेहरू ने अपनी गुट निरपेक्ष नीति को ताक पर रखते हुए
पश्चिमी देशों से सहायता की मांग की और चीन को पीछे हटाना पड़ा। नेहरू जी ने कहा था, भारत चीन युद्ध, हिंदी चीनी भाई भाई नारा उस समय बेमानी साबित हो गया जब सीमा विवाद को लेकर 10 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने लद्दाख और नेफा में भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। नेहरू ने इसे जानबूझकर की कार्रवाई बताया गया। नवंबर में एक बार फिर चीन की ओर से हमले शुरू हुए। हालांकि चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तब तक 1300 से ज़्यादा भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। पंडित नेहरू के करियर का यह सबसे बड़ा बुरा दौर साबित हुआ था। उनकी सरकार के खिलाफ संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। वैज्ञानिक प्रगति के प्रेरणा स्रोत गांधी जी के विचार को प्रतिकूलों जवाहरलाल नेहरू ने देश में औद्योगिकरण को महत्व देते हुए भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। विज्ञान के विकास 1947 में नेहरू ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कई बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण दिया। भारत के विभिन्न भागों में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केंद्र इस क्षेत्र में उनकी दूरदृष्टि के स्पष्ट प्रतीक है। खेलों में नेहरू व्यक्तिगत रुचि थी। उन्होंने खेलों को मनुष्य शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आवश्यक बताया। एक देश दूसरे देश से मधुर संबंध कायम करने के लिए 1951 में उन्होंने दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन करवाया। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नेहरू ने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य रखा। उन्होंने आर्थिक योजना की आवश्यकता पर बल दिया। वे 1938 में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष भी थे और स्वतंत्र राष्ट्र पश्चात राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रधान बने। नेहरू जी ने सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए धर्मनिरपेक्ष पर बल दिया। उनके व्यक्तिगत प्रयास से ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। मृत्यु चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट होने के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। उन्हें 1963 में दिल का हल्का दौरा पड़ा। जनवरी 1964 में उन्हें दुर्बल बना देने वाला दौरा पड़ा। कुछ ही महीनों के बाद तीसरे दौर में 27 मई 1964 को मृत्यु प्राप्त हो गए। हमारे महान पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और इन्हें प्यार से नेहरू चाचा भी हम लोग कहते हैं। इस जीवनी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए बाय बाय।